नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार ने पबजी गेमिंग ऐप समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को देश और सुरक्षा की संप्रभुता की खतरा बताया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69(a) के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया है। जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले सप्ताह सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग अलग टेस्ट की प्रक्रिया को हटाने और इसके लिए एक ही टेस्ट लेने की बात हुई। आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को बढ़िया करने के लिए काम करेगी। यह सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। इस बार मानसून सत्र में सरकार ने प्रश्नकाल रद्द करने का फैसला किया है। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उसमें प्रश्नकाल नहीं किया जाएगा। हालांकि शून्यकाल और दूसरी कार्रवाई सदन की अनुसूची के आधार पर आयोजित की जाएंगी। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और टीएमसी की ओर से इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्र का ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर यह कितना सही है। कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के समक्ष भाजपा के प्रति कथित झुकाव का मामला उठाते हुए दावा किया है कि इस मामले में सार्वजनिक तौर पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। पार्टी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने जुकरबर्ग को लिखे पत्र में उनके साथ पहले की मुलाकात का जिक्र भी किया, जिसमें इनमें से कुछ मामलों को उठाया गया था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि ओ ब्रायन ने जुकरबर्ग से अक्टूबर 2015 से मुलाकात की थी। ओ ब्रायन ने कहा कि भारत की दूसरी सबसे विपक्षी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को भारत के 2014 और 2019 चुनाव में फेसबुक की भूमिका को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है। पिछले कुछ दिनों से राहुल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। राहुल ने बुधवार को देश में कोरोना के बढ़ते मामलों, गिरती जीडीपी और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आम आदमी शायद जीडीपी का वित्तीय प्रभाव तो नहीं जानता, पर यह जरूर समझता है कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, देशबंदी के डिजास्टर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताना सफेद झूठ है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं। उच्च स्तरीय बैठक के लिए वैश्विक निकाय द्वारा जारी की गई वक्ताओं की तत्कालिक सूची में यह जानकारी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा और देश और सरकारों के प्रमुख कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी की वजह से शारीरिक तौर पर इस सभा में नहीं जुट पाएंगे। वैश्विक नेता सत्र के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो वक्तव्यों को सौंपेंगे। संयुक्त राष्ट्र में महासभा और सम्मेलन प्रबंधन विभाग ने सभा के 75वें सत्र की आम चर्चा के लिए मंगलवार को वक्ताओं की तात्कालिक सूची स्थायी मिशनों को जारी की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शे को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक खत्म हो गई है। प्राधिकरण की बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर का नक्शा पास हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को डेवलपमेंट शुल्क 2,11,33,184 रुपए जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में 15,03,63 भी जमा कराने होंगे। डेवलपमेंट शुल्क जमा होने के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। भारत में कोविड-19 के मामले 37 लाख के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। बुधवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में बड़ा उछाल देखने को मिला। बुधवार को एक दिन में 78,357 नए मामले सामने आए। वही अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 29 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1045 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 66,333 हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम 3 सितंबर को एनडीए में शामिल हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा में बिहार की सीट खाली होते ही मांझी को जेडीयू कोटे से टिकट मिल सकता है। सीट शेयरिंग के समय हम को 10 सीट देने पर बात बनी है।
हम के कुछ नेता जेडीयू के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये महागठबंधन को बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले महीने ही हमने महागठबंधन का साथ छोड़ा था। और अब बात करेंगे मौसम की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों तक देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के उत्तर पश्चिमी भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और असम, मेघालय समेत उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों, प्रायद्वीप भारत के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश होने की संभावना है। पाकिस्तान और आसपास के पश्चिमी राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून गर्त का पश्चिमी शोर में कम दबाव की रेखा के साथ सामान्य स्थिति में पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और पूर्वी शोर हिमालय की तिलहटी के करीब स्थित है। एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के इलाके के ऊपर और दूसरा चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी असम और इसके आसपास के इलाकों पर छाया हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।